ओके सर। जी रीडिंग स्टार्ट करें। हम लोग यू कैन से क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखने जा रहे हैं। The point which we you can say previously discussed in the previous section. You are is really impressive, and more or less you can say जो imagery थी इस point की that is marvelous. You can say सिल्विया प्लाथ अपनी imagery के अंदर अगर you can say कि इसको बहुत ज़्यादा you can say adapting you can say use of imagery कहा जाए तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। और you can say allegorical है, mysterious है, meditative है और highly suggestive है। एक एक इमेज मल्टीपल एंगल से हम लोग जो है इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जी You are in is an impressive, allegorical, mysterious, meditative, and a highly suggestive poem composed by Sylvia Plath, who is famous for writing poetry that is quite perplexing and needs a deep thinking on the part of the reader to fully understand it. मतलब मॉडर्न लिटरेचर के अंदर ये मतलब जो सलाहियत है ये होती है या मॉडर्न लिटरेचर के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है। आई मस्ट से यू पीपल दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कि यहाँ आपको चीजें जो है वो क्लीन और क्लियर नहीं दिखाई देती बल्कि दे आर मोर परप्लेक्स्ड। यू कैन से मोर नीड you can say your energy कि अगर आपने उनको इंटरप्रेट करना है तो you have to be very much you can say concentrate करना पड़ेगा तभी आप जो है वो उस चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जी As Sylvia is famous for writing highly subjective and suggestive poetry in which she tries to take the reader into her imaginative world that sometimes runs parallel to the real world, तो clearly वो exhibiting the क्या करती है कि अपनी इमेजिनेटिव राइटिंग के जरिए मतलब जब वो अपने रीडर्स को जो है वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लेकर जाती है और जहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से जो है वो जो है वो मुख्तलिफ चीजों को जो है वो एंगेज करती है। नो डाउट उसकी जो वर्ल्ड है जब सिल्विया प्लाथ लिखती है तो दैट उसकी ज्यादातर थीम जो है वो सब्जेक्टिव है। शी राइट्स फॉर हर ओन सेल्फ, वो अपनी ट्रबल्स को अपनी प्रॉब्लम्स को और इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि प्लाथ को उसकी लाइफ को पढ़े बगैर हम लोग कभी भी प्लाथ की पोइट्री को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। हम लोग एक क्लियर कट और जो है वो वाजिया मीनिंग जो है उसमें से ड्रॉ नहीं कर सकते। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी अब ठीक है। जी clearly exhibiting the autobiographical element as well. Moreover, the theme of feminization and mother-child relationship is the recurrent issue of her poetry. First presented in her poems in which you can say she is writing for the cause of you can say women और औरतों की जो troubles हैं और खास तौर पर feminization का जो concept है that's very very you can say integrated in her poetry or mother-child relationship is the recurrent issue of her poetry, well presented in her poems in which she talks to her child and expresses her inner feelings of joy, possession, power, and even sometimes deprivation related with such relations. कि वो खास तौर पर वो उन deprivations का इजहार करती है जो उसको अपनी लाइफ में जिनका सामना करना पड़ा था, चूंकि उसका जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था जो उसके माँ बाप के साथ that was not idealized और उसके हवाले से उसको सर्टेनली कुछ ना कुछ उसके ग्रीवेंसेस थे और अपनी पोइट्री के अंदर वो बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को वो अश्योर तो करती है कि वो अपने बच्चों को जो मतलब जो है वो दुनिया भर की तमाम ट्रबल से मतलब जो वो दूर रखेगी। लेकिन जब हम लोग उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखते हैं कि खुद उसने क्या किया तो उसने अपने छोटे बच्चों को जो है जो 2 बच्चे थे उसके उसको वो मतलब जो है वो इस दुनिया में छोड़ दी है। शी कमिटेड सुसाइड। जी As far as this poem is concerned, it is basically a tribute of a mother to her unborn child, who seems to have a strange effect on the mind and heart of the mother, who imaginatively anticipates the beauty and activities of the child who has yet to take his identity in this world. No doubt इस point के अंदर when I was telling you people when I was discussing this point I was very much clear कि इस point के अंदर जो है वो
उस पोजीशन को माँ की या सिल्विया प्लाथ के उन एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेयर किया जा रहा है जो जब वो अभी प्रेग्नेंट थी, वो फ्रेडा जो थी वो व्हेन शी वाज इन हर वॉर्म। लेकिन मैंने ये कल आपको बतलाया था कि ये पोएम तब लिखी गई मोर और लेस जब फ्रेडा पैदा हो चुकी थी। नो डाउट सिल्विया उन एक्सपीरियंसेस से गुजर चुकी थी, दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व कि ये पोएम उन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करती है जो पास्ट में वो फेस कर चुकी है। सो जो इमेजेस हैं खास तौर पर जो इस पोएम के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट की गई हैं, शी इज बेसिकली फैंटासाइजिंग और मोर और लेस ये शायद इस बात का आइडिया फ्रेडा किस तरह से उसकी वॉर्म के अंदर मतलब जो थी वो रोटेट कर रही थी, मूव कर रही थी और वो किस तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही थी, वो उन तमाम चीजों को इस पॉइंट के अंदर जो है वो कोट करती है। वो इमेजिनेटिवली वो एंटिसिपेट करती है द ब्यूटी एंड एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड who is yet to be who has yet to take his identity in this world. जी, The images used in this poem clearly justify the fact that the mother is lost in the fantasies of her child. The images वो used उन फैंटेसीज में मतलब जो है वो गुम है अपने उस बच्चे की जिसने अभी इस दुनिया में आना था। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो वो बेटी पैदा हो चुकी थी जब इसने ये पोएम कंपोज की है, लेकिन असल में वो फैंटासाइज कर रही है कि she is still pregnant and she you can say imagining and recalling and she is fantasizing those moments again when Freda was in her womb. जी, The images used highlight the innocence, beauty, and strange behavior of the child that creates wonder in the mind of the mother and poetess as well. जी, The use of similes, metaphors, allegorical images, and above all, the odd and far-fetched comparison make it quite difficult. element, odd and far-fetched comparison, ये मेटाफिजिकल पोइट्री की ट्रेट है। आपके कोर्स में जॉन डन शामिल है और अगर आप उसकी पोइट्री पढ़ते हैं तो वो आप नजर आएंगे कि ऐसे कंपैरिजन जो है वो इंगेज किए जाते हैं जो मोर और लेस हम लोग जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते कि ये कंपैरिजन जो है वो वाकई में लिंक करते हैं। तो इसको कंसीव या फार फेस्ट कंपैरिजन के साथ एसोसिएट किया जाता है। मसलन सपोज अगर आप कमान, तीर कमान का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी एक पोएम में जॉन डन जो है वो क्या कहता है कि जो है वो कमान को खींचा जाता है तो कमान के जो दोनों सिरे हैं वो जमीन आपस में पीछे को मिलते हैं, तो दिस शोज द लव ऑफ ए लवर एंड बिलवर्ड। अब कमान कहां और लवर और बिलवर्ड का लव कहां, लेकिन चूंकि मतलब जो है वो फार-फेच्ड कंपैरिजन की बात हो रही है, वो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो उसमें इस तरह की इमेजेस जहां हमें नजर आती हैं। तो इस पॉइंट के अंदर भी हमने जब कल इसको डिस्कस कर रहे थे या प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि इसमें फार-फेच्ड कंपैरिजन मौजूद हैं कि ऐसे कंपैरिजन भी सिल्विया प्लाथ ने दिए हैं कि जो बिज़ाहर तो लिंक करते हुए दिखाई नहीं देते, but she you can say link those aspects with her unborn child. जी, And its sharpened sensibility for its clear perception, it is in fact an expression of metaphysical maturity of Sylvia as an artist, where she is found fully involved and absorbed in her object child, not herself. That happens very rare in her poems. तो ये where she is found fully involved and absorbed in her object, not herself, that happens very rare in her poems. तो ये बहुत कम और ये rare हमें जो एलिमेंट नजर आता है कि when she is fully involved in her child और वो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, ये और उसमें मतलब जो है वो फीलिंग ऑफ जॉय मतलब जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो, ये बड़ी रेयर मतलब जो है वो सिचुएशन है उसकी पोइट्री के अंदर। लेकिन मोर और लेस हमें उसके इस पॉइंट के अंदर खास तौर पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से शी इज फुली इन्वॉल्व, शी इज फुली एंगेज्ड और वो जिस तरह से अपने इमोशंस और फीलिंग्स का इजहार करती है, वो प्लीजिंग फीलिंग्स का इजहार कर रही है जहां पर किसी तरह से मतलब डिस्पेयरिंग नेगेटिव वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी, Like her famous poem Morning Song, this poem is also an address of a mother to her unborn imagined child. लेकिन वहां एक बात याद रखिएगा कि वो जो एड्रेस था दैट वाज टू हर बॉर्न बेबी,
जबकि ये वाला जो एड्रेस है ये अनबॉर्न बेबी को है, जहां दोनों में डिस्क्रिमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक जो है वो अनबॉर्न इमेजिन्ड चाइल्ड whom she beholds in a fantastic fantasy, और जिसको वो अपनी मतलब जब वो फैंटेसाइज करती है अपनी इमेजिनेशन में जो है वो जो है वो लेकर आती है। जी। From the beginning of the poem, Sylvia is shown to be overjoyed at her state of pregnancy and the नेचुरली baby's किसी भी position. मदर के लिए, और ये हमने कॉपीज इन अक्टूबर में भी पढ़ा था कि जिस तरह से वो एक औरत जब वो प्रेग्नेंट होती है व्हेन शी इज गोइंग फॉर डिलीवरी, तो उस वक्त उसका दिल जो है वो बहुत खुशी के साथ उछल रहा होता है। नो डाउट उसने उस वक्त कंपेयर किया था उस औरत की खुशी को पॉपीज के साथ, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वो उसकी अपनी स्टेट माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज फीलिंग यू कैन से the pleasure of her pregnancy, and the baby's position in womb is quite strange, clumsy and funny of her, कि उसके लिए मतलब जो बच्चा जो है उसकी womb में it's quite strange, it's clumsy and funny of her. She is excited to imagine his clumsy position, और वो उसको कहती है कि वो बच्चा जो है वो एक तरह से क्लोन लाइक है। लेकिन जहां मैंने कल भी इंटरप्रिटेशन में आपके साथ एक बात कही थी कि जो क्लोन लाइक इमेज है दैट इज नॉट इंटायरली नेगेटिव इमेज, रादर इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव इमेज, कि अगर उस बच्चे को आप मदर वॉर्म के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो इस तरह से नजर आता है, इट इज जस्ट लाइक इन अ क्लोन लाइक, और आप उस बच्चे को देखकर यू कैन से लाफ आउट लाउड, आप हंस पाएंगे या हंस जाएंगे। तो ये एक तरह से उस बच्चे की मूवमेंट की तरफ जो है वो इशारा है कि बच्चा जो है वो क्लाउन लाइक दिख रहा है, तो मतलब साफ हुआ कि उसकी जो पोजीशन है इट इज अ कॉज ऑफ प्लेयर फॉर द पोएटिस। जी। But she is happy to feel that the child moves and seems happy even in that position. Shown like happiest on your hands, feet to the stars and moon skulls, grilled like a fish. ये उसने but she's happy to feel that the child moves and seems happy even in that position. Clown like happiest on your hands, feet to stars and moon skulls, grilled like a fish. कल मैंने इन लाइन को आपके साथ इंटरप्रेट भी किया था कि it is totally reflecting the happy mood, and the child is desirous to reach to the you can say the stars. This is the ultimate desire of Sylvia Plath, that her child should be a successful you can say person in this world. And moon skull get like a fish, कि जिस तरह से मछली जो है वो अपने पानी के अंदर जो है वो सांसें लेती है, इस तरह से वो बच्चा भी जो है वो अपनी जिंदगी को अपने माँ की कोख के अंदर जो है वो अपनी सांस का बंदोबस्त कर रहा था, वो ऊपर डीप ब्रीथ कर रहा था। और मोर स्कल उसने क्यों कहा कि मोर इट्स द यू कैन से, फिर ये फार-फेच्ड कंपैरिजन जो है उसने मेटाफोरिकली उसने इस्तेमाल किया, लेकिन क्यों कहा कि बेसिकली ये वो डिजायर है कि मून इज एन डिजायर ऑफ एवरी पर्सन, इट इज इंटॉक्सिकेटिंग, इट इज कैप्टिवेटिंग टू एवरीवन, ये हर किसी को अपनी तरफ कैप्टिवेट करता है। तो यहाँ पर उसने मून स्कल इस वजह, लेकिन हर किसी के एक्सेस में नहीं होता, तो बिल्कुल इसी तरह के साथ उस बच्चे ने भी पैदा होना था। And but still it was, you can say, just like a full moon, ये पूरे moon की शक्ल में था, and it was still you can say and it was captivating you can say Sylvia Plath, कि उसकी imagination उसके हवास पे अभी तक पूरी तरह से छाया हुआ था। जी। Perhaps he seems to raise his feet towards the star in that happy mood. The baby is proud like the full हैप्पी moon. मूड को, और बच्चा नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जब खुश होता है तो he usually raise his you can say her legs, तो यहाँ बेबी जो है वो मोर और लेस मतलब जो है वो उसकी वो अपनी हैप्पी पोजीशन को जो है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी। He seems to express himself in The a baby is strange. bright like the full moon. ये मतलब एक और इमेज है, और कल मैंने इसका मतलब ये कहा था कि ये इमेज भी इसके साथ एसोसिएट करती है। अब ये इमेज किस तरह से एसोसिएट करती है, हम आसानी से इसको कह सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो इस तरह से वो बाल्ड हेडेड है, तो अब वो उसको बाल्ड मतलब जिस तरह से मून राउंड है, और उसी तरह से बच्चे का सर जो है वो क्या है, वॉर्म के अंदर राउंड है, बट इट इज बाल्ड, नो हेयर ऑन इट, so that's why
She calls it a full moon for having small gills like fish. कि जिस तरह से मछली अपने घुड़फड़ों के जरिए सांस लेती है पानी के अंदर, ये भी वॉर्म के अंदर जो है वो क्या ले रहा है, अपनी सांसें दे रहा है जी। He seems to express himself in a strange manner like the flightless bird dodo, but has a sense of his own, which perhaps तो he यहाँ tries पे to explain to his जो है mother. उसने एक और इमेज मतलब जो है वो सिमिली यूज की कि वो बिल्कुल वो जो बच्चा है जी, वो डूडू की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डूडू मैंने आपको बताया था कि ये एक और क्लमसी बर्ड है जो आज मतलब इस दुनिया में नहीं है, और ये मॉरिशियस में था, तो उस हवाले से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरह से ये डूडू बर्ड की तरह लग रहा है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि डूडू बर्ड जो है वो अब दुनिया में खत्म हो चुका है, जबकि ये जो बच्चा है वो इस दुनिया में सांस ले रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो इमेजेस जो है वो किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रही हैं कि एक ऐसी चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि जो अब इस दुनिया में खत्म हो चुकी है, और उस चीज को किया जा रहा है जो दुनिया में बिल्कुल अभी जन्म लेने वाली है। तो ये फिर से एक फार फेस्ट कंपैरिजन है कि लेकिन बहरहाल वो उस बच्चे की पोजीशन को वॉर्म के अंदर किसके साथ कंपेयर कर रही है, डूडू बर्ड की तरह जी। He tries to explain to his mother, and she even understands. The child seems to be wrapped in something from which he is trying to get out. There is darkness all around, but still he is trying to find something from it. Quite strange for the mother, but she is ecstatic. He seems to be deaf and dumb through his behavior, but she is sure that his movement inside really means that. So, बच्चे की जो आप कह सकते हैं कि जो हरकत हैं वो अब उसको कंपेयर कर रही है डूडू बर्ड के साथ। So the child seems to be wrapped in something from which he is trying to get out. और हम लोग ये जानते हैं कि वो किस में रैप है, he is wrapped in the womb of her mother. और वो जो है वो मतलब किस तरह से उसकी अपनी वॉर्म के अंदर वो अपने बच्चे की पोजीशंस को जिस तरह से वो मूव कर रहा है वो उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करती है। There is darkness all around, but still he is trying to find something from it. वॉर्म के अंदर मुकम्मल तौर पर डार्कनेस है, फुली जो है वो हर चीज मतलब जो है वो अंधेरी है, धुंधली है, नजर कुछ नहीं आ रहा, but in spite of that he is trying to get meaning out of that darkness, और उसने इसको वहां पे ओल के साथ कंपेयर किया था। So that's quite strange for the mother, but she is ecstatic कि वो एक तरह से एक्सटेसी में से गुजर रही है। She is passing through you can say a such sort of player कि जो कोई दूसरा बंदा other than mother जो है वो फील नहीं कर सकता। He seems to be deaf and dumb through his behavior, but she is sure that his movement inside really means that he can hear something, कि वो उसकी movement में से उसको जो है वो observe कर सकती है, वो उसको मतलब जो है वो देख सकती है। Then the mother seems to mention the period of pregnancy starting perhaps from the 4th of July to 1st of April. 9 महीने का जो वक्त है कि किस तरह से वो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन में से उसकी वॉर्म में से जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में से गुजरता है, trying to make the baby realize that in the womb he has not been able to witness even those important days that American has celebrated. ये एक और मतलब है, लेकिन दूसरे नंबर पर इसका एक ये भी मतलब है कि किस तरह से बच्चा 4th of July से लेके 1st of April तक जो है उसकी वॉर्म में रहा और वो किस तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस में से आया। लेकिन अगर दूसरी इंटरप्रिटेशन देखें तो अमेरिका के अंदर जिस तरह से ये दोनों दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब 4 जुलाई जो है वो अमेरिका का यौम आजादी है और 1 अप्रैल जो है वो जिस तरह से अप्रैल फूल जिसमें लोग दूसरों को मतलब जब वो फूल बनाते हैं वो जिस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, वो इन दोनों दिनों के हवाले से उसको बता रही है कि दैट यू वर इन माय वॉर्म बट यू वर अनएबल टू सेलिब्रेट दोस डेज। लेकिन जो ज्यादा क्रिटिक्स हैं वो इस बात पर हक बजानब है, वो ये कहते हैं कि ये इमेज बुनियादी तौर पर उन 9 महीनों के प्रेगनेंसी के उन 9 महीनों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जिस दौरान रेबिका फ्रेडा रेबिका जो प्लाट थी वो जब उसकी वॉर्म में रही, उसकी कोख में रही, तो वो उसको ये रिफ्लेक्ट किया जा रहा है जी। Mute as a turnip from the 4th of July to All Fool's Day, or
Oh, high rises my little loaf. Little loaf. अब But जो she आखिरी ardently लाइन है believes ये फिर से इस बात का इजहार कर रही है, the way she was having her bump, के जिस तरह से वो बच्चा जो है ओ हाई राइजर के जो तेजी से वो बढ़ रहा था, और वो कौन बढ़ रहा था, क्या बच्चा? नो, इट वाज द बम्प ऑफ हर belly that was rising. No doubt the child was high rising within her womb, लेकिन my little loaf, और उसको वो किसके साथ एसोसिएट करती है कि लोफ, अब ये रोटी के टुकड़े के साथ है, लेकिन अब चूंकि लोफ उसने क्यों कहा, बिकॉज the child was typically associated to her. He was getting everything, the child was getting everything from Sylvia Plath. वो हर चीज जो है वो क्लास से हासिल कर रहा था. That's why she is calling my little loaf. और दूसरे नंबर कल मैंने इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन आपके साथ करी थी कि जब लिटिल लोफ की बारी आती है तो हम ये कहते हैं कि मोर और लेस, जिस तरह से जो बन है वो अगर आप ओवन के अंदर रखते हैं तो वो जिस तरह से वो मतलब थिन से थिक होता जाता है, फूलता जाता है, ऐसे ही मदर की वैली जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बड़ी होती चली जाती है जी. But she ardently believes that the baby is definitely growing day by day in that womb, which she can feel and get excited at the anticipation of his arrival in this world very soon. However, in her imagination, she sometimes gets worried to feel that perhaps the baby is uncertain about himself. Just like fog or mist, yet people from Australia to America wait anxiously for his arrival. यहाँ Clearly, जो in एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन थी वो कल मैंने आप लोगों के साथ कर दी थी कि ये यहाँ से दूसरा स्टैंजा जो है वो उसका आगाज हुआ था vague as fog and looked for lightning, कि you were vague, you were not clear, कि like mail farther off than Australia, कि तुम्हारा इसी तरह से इंतजार हो रहा है जिस तरह से किसी दूर दराज के इलाके, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा दूर और उससे आगे बरियाज़म अंटार्कटिका है जो एंड पर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाद आगे मजीद कोई मतलब जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं है. तो वो कह रही है फर्दर अप देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भी दूर से मतलब जो है वो जैसे लेटर आता है तो उसका इंतजार किया जाता है, और उस लेटर के हवाले से मतलब जो है वो जिसको लेटर वसूल होना होता है वो वेग होता है, वो क्लियर नहीं होता कि वो लेटर मतलब जो है वो उसमें क्या है. तो तुम भी बिल्कुल इसी तरह से वेग हो. You are still in my womb और I'm waiting for you anxiously, और मैं तुम्हारा उसी तरह से इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हें उसी तरह से तलाश कर रही हूँ कि तुम कब इस दुनिया के अंदर आते हो. और ये मैंने कल भी आपको ये मिसाल दी थी कि लुक फॉर लाइक मेल, कि मेल तो सीधी आपके घर आती थी, लेकिन कई बार जब पोस्टमैन जो है वो आपके डोर के नीचे से उस लेटर को सरका देता है तो समटाइम वो आगे पीछे हो जाता है, और उसकी फिर आप जो है वो तलाश करते हैं कि एक लेटर मुझे दूर दराज से आया था, उस लेटर का क्या बना. तो वो और फिर उसके हवाले से आपके ज़हन में जो डिफरेंट जो आइडियाज आते हैं, यू आर स्टिल वेग कि पता नहीं लेटर आया भी था या नहीं था, पता नहीं उस लेटर में क्या था या नहीं था. इसी तरह से सिल्विया प्लाथ जो है वो क्या कह रही है, वेग एज फॉग, तुम मेरे लिए अभी तक वेग हो, जस्ट लाइक अ फॉग, कि मैं तुम्हारी एक क्लियर इमेज जो है वो नहीं बना सकती कि तुम कैसे दिखते होंगे. फिर दूसरे नंबर पर मैंने कल इस बात को बताया था कि जिस तरह से आज अल्ट्रासाउंड मौजूद है और ये इंडिकेट कर देते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, जेंडर बता दी जाती है, लेकिन उस तरह से ये पास्ट में ये चीज मौजूद नहीं थी. तो इस तरह से अभी भी उसके लिए वो बच्चा जो था इट वाज जस्ट लाइक वेग एज फॉग. तो ये दोनों इंटरप्रिटेशन जो है वो इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग जो है वो दोनों, क्लियरली इंडिकेटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन द एक्जिस्टेंस एंड मॉर्टलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इन inhabitants. जी. vague as a fog and looks for like mail far off than Australia. In spite of being as small as a prawn in a sea, its worth is no less than a titan Being and as small as prawn in a sea, its worth is no less than a titan, and even the atlas that indicates the geographic importance of the world. तो एक तरह से उसने मतलब जो है वो एंशियसली वेटेड एलिमेंट के साथ इसको एसोसिएट किया, दूसरे नंबर पर उसने इसको टाइटन के साथ उसने इसको प्राण कहा कि इट इज जस्ट लाइक मूविंग राउंड एंड राउंड इन हर वॉर्म, जिस तरह से प्राण जो एक छोटी सी फिश है जो वो मुसलसल मूव करती रहती है, बिल्कुल वो बच्चा जो है वो कंसिस्टेंटली इसकी फॉर्म में जो है वो मूव करता रहता है.
और फिर ये किसी भी तरह से टाइटन, वो जो टाइटन जो जिसको एटलस के साथ उसने एसोसिएट किया, और कल मैंने इसको बताया था कि टाइटन बुनियादी तौर पर माइथोलॉजिकल फिगर है, माइथोलॉजिकल इल्यूजन है कि जिसने इस जमीन को अपने सर पे उठाया हुआ है। तो बेसिकली ये वही बच्चा है कि जिसने अपने माँ बाप की तमाम उम्मीदों को अपने सर पे उठाना होगा, जो उनकी तमाम तर ख्वाहिशों को, तमाम तर उम्मीदों को वो पूरा करेगा। तो मोर और लेस ये भी टाइटन है। तो फिर इसी तरह से साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो टाइटन एक ऐसे शख्स को कहा जाता है, ऐसे बच्चे को कहा जाता है कि जो एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अपने कंधों पर ऑन कर रहा होता है। तो ये दोनों सेंस के अंदर कि सिल्विया प्लाथ और उसके हस्बैंड की जो है वो बहुत ज्यादा जो ख्वाहिशात हैं, बहुत ज्यादा जो डिजायर्स हैं और बहुत ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो इस बच्चे के साथ जुड़ी हुई हैं। दे आर एंशियसली वेटिंग फॉर द चाइल्ड, दैट्स व्हाई शी इज कंसीडरिंग द चाइल्ड एज एन टाइटन। और फिर उसको उसने प्राण इस वजह से कहा, या प्राण कहने की जो अल्टीमेट वजह हमें नजर आई, ये मैं कल आप लोगों के साथ जब मैं इसको शेयर कर रहा था, आई वाज टेलिंग यू पीपल किस तरह से वो फील करती है कि वो कंसिस्टेंटली जो है वो मूव करता रहता है, और बच्चा भी बिल्कुल माँ की वॉर्म के अंदर जो है वो रेगुलरली मूव करता है, वो स्टैटिक नहीं होता और वो मुसलसल अपनी पोजीशन जो है वो वॉर्म के अंदर बदलता है।